Namaskar. Welcome to the new video of SSC era. As we are discussing the unification process in European nations. Already आपको पता है during the 18th century, European states were ruled by multinational dynastic empires. So was the case of Italy. Italy was divided into 7 dynastic states. अलग अलग एथनिसिटी को बिलोंग करने वाले, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले राजाओं का यहाँ पर शासन था. Even people were also diverse. It was out of these 7 states, it was only Sardinia-Piedmont region which was ruled by the family of Italian origin. बाकी जगहों पर अगर हम नॉर्थ की बात करें, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग वर रूलिंग, साउथ में स्पेनिश कंट्रोल था, सेंटर में पोप का शासन था. तो ये जो डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डायनेस्टिक एम्पायर्स के कंट्रोल में थे, यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी नहीं थी, एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी थी. Hardly few people could speak Italian. आम बोलचाल की भाषा में French was popular and also multiple dialects with local variations. इतनी सब एथनिसिटी में यूनिफिकेशन का सपना लेकर आए मेज़िनी, जिन्होंने आपने पहले पढ़ा था यंग इटली फॉर्म किया था, एक सीक्रेट सोसाइटी, एंड ही ट्राइड टू unify the Italian states, but as you saw he was suppressed. Now जैसे जर्मनी में हमने पढ़ा था कि अब जो यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी मोनार्क्स ने ले ली थी, वो लिबरल्स को, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज को कुछ कंसेशंस देना चाह रहे थे ताकि और ज्यादा रिवोल्यूशंस ना हो. तो यहाँ पर भी किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो सर्डिनिया पीडमॉन्ट में एस्टैब्लिश थे, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कावर की हेल्प से इस मूवमेंट को इनिशिएट किया, द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. कावर very tactfully and diplomatically entered into an alliance with French forces, और उन्होंने मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया 1859 में. एंड उसके बाद ग्रेजुअली दे वर अकम्पनीड बाय गैरिबाल्डी. गैरिबाल्डी भी मेज़िनी के ही सपोर्टर रहे हैं, वो यंग इटली में भी उनके साथ थे. वो अपने वॉलंटियर्स को लेकर आए और कावर को हेल्प किया इन डिफीटिंग द ओपोनेंट्स. जब तक वो साउथ में पहुंचे तो स्पेनिश रूलर्स के अगेंस्ट उनको लोकल पीसेंट्स का भी सपोर्ट मिलने लगा, एंड दे वर सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द स्पेनिश रूलर्स टू. एंड दिस इज हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीटेड. एंड इन 1861 King Victor Emmanuel II was proclaimed the King of United Italy. इटली की कहानी के बाद अब हम देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन कैसे एसोसिएट हुआ. इसमें काफी स्ट्रेंज स्टोरी है, बिकॉज इन ग्रेट ब्रिटेन डिफरेंट एथनिक ग्रुप, जो आज के डेट में हम ग्रेट ब्रिटेन देखते हैं, विच इज द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड. ये चारों एथनिसिटी के हिसाब से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश. और इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा था कि कोई रिवोल्यूशनरी आइडियाज या डेमोक्रेटिक आइडियाज को लेकर, जैसा हमने जर्मनी और इटली में देखा था कि रिवोल्यूशनरीज या सीक्रेट सोसाइटीज वहां पर बनी थी. बट इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन की कहानी इनसे अलग है. यहाँ पर इंग्लिश रीजन जो है वो धीरे धीरे प्रॉस्परस हो रहा था. यहाँ पर मिनरल्स एक्सेट्रा पाए जाने से प्रॉस्पेरिटी और मिडिल क्लासेस ज्यादा इमर्ज हो रही थी. और जैसे ही इन्होंने अपने पावर गेन किया इंग्लिश पीपल ने,
they began to influence the nearby surroundings. तो इन्होंने वेल्स पर और स्कॉटलैंड पर और आयरलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी. वहां पे जो एथनिक डाइवर्सिटी थी, लाइक क्रिश्चियनिटी के ही दोनों सेक्ट्स जैसे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, तो एक ग्रुप को ये सपोर्ट करने लगे. अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की, तो 1707 में इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन एग्रीमेंट एक किया. स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच ये एग्रीमेंट हुआ. फोर्सिबली इन्होंने स्कॉटलैंड को अपने साथ शामिल कर लिया और उनके ऊपर अपनी कल्चर थोपने लगे. द कैथोलिक्स who were residing in the highlands of Scotland were suppressed. They were terribly or brutally treated. Also, they could not speak their language. Gaelic was the language जो अब उनके ऊपर उस लैंग्वेज की जगह इंग्लिश लैंग्वेज थोपी जाने लगी. ग्रेजुअली वो आयरलैंड की तरफ शिफ्ट हुए और ग्रेट ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, उसमें आयरलैंड को भी इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया. वहां पे एथनिकली प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स दोनों रहते थे. दे सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स एंड सप्रेस्ड whenever the Catholics tried to revolt or rebel, they were crushed. तो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करके इन्होंने कैथलिक्स के अगेंस्ट किया और अल्टीमेटली आयरलैंड को भी 1801 में अपने साथ शामिल कर लिया विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रिटेन. और इसने अपने नेशनल सिंबल्स को भी, नए सिंबल्स, नए नेशन के नए सिंबल्स आए, जिसमें यूनियन जैक was the national flag, God Save Our Noble King was their national anthem, and English was the national language. And they ये सब चीजों को लाने में उन्होंने जो लोकल बिलीफ्स थे, आसपास के रीजन्स में जो भाषाएं थी, उन सबको कुचल दिया, सप्रेस कर दिया, and the people were not able to enjoy their ethnic rights. This is how the unification of Great Britain came into being. This is for today's video. See you soon.